नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। आज बात करेंगे हरियाणा और आगे होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर और बीजेपी से इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर चुनावी मोड में रहती है और एक चुनाव खत्म नहीं होता है तो बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब चुनाव सामने आ जाता है तब बीजेपी के लोग रणनीति बनाने बैठते हैं और कार्यकर्ताओं से वो बात करते हैं। वो 365 दिन बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव की तैयारी में ही जुटे रहते हैं और लगातार अपनी रणनीति बनाते रहते हैं और काम करते रहते हैं और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ग्राउंड जीरो पर उतार कर अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति कुछ अलग सी दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी जो टारगेट लेकर चली थी उसे बीजेपी अचीव नहीं कर पाई, यानी उस तक पहुंच नहीं पाई, जिसकी वजह से बीजेपी के नेता जो हैं वो अब अलग ढंग से सोच रहे हैं। और हालांकि एक तरफ बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं, सभी प्रदेशों से मंगाई जा रही हैं कि आखिर बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो खराब क्यों लोकसभा चुनाव में रहा। तो इन तमाम बातों पर तो बीजेपी अपनी चर्चा कर रही है, मंथन कर रही है। लेकिन जो आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव को लेकर के पूरी ताकत के साथ बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। और न सिर्फ रणनीति बनाने में जुटी हुई है बल्कि रणनीति के हिसाब से अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप कर उन्हें मैदान में उतारने भी लगी है। और आगे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो बीजेपी अब नहीं चाहती है कि जो एक पूरे देश भर में एक माहौल बन गया कि बीजेपी की सीटें कम हो गई, हार गई, इससे बीजेपी के नेता उबरना चाहते हैं। अब नहीं चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा हो कि पार्टी के मनोबल पर और भी ज़्यादा दुष्प्रभाव उसका पड़े और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाए। यही वजह है कि अब अलग ढंग से रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने में जुटी हुई है, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रही है और उन्हें बार बार इस बात का संदेश दे रही है कि अब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। इसकी वानगी के तौर पर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख सकते हैं। अब यहां बात करते हैं हरियाणा, जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ प्रांत है, सूबा है और वहां बीजेपी की सरकार है और 2 बार से है। और हरियाणा के इतिहास पर अगर आप निगाह डालें तो वहां सरकारें बदलती रहती थी, हर 5 साल पर सरकार बदल गई। और हरियाणा में एक बहुत पुराना मुहावरा भी है, खासतौर चुनावी राजनीति को लेकर, कि अगर रोटी को ठीक ढंग से उलट पलट कर न सेंके तो खाने लायक नहीं होती है। और उसको वो लोग चरितार्थ भी करते थे अपने चुनाव में। लेकिन इसको बीजेपी ने बदल दिया। लगातार बीजेपी 2 बार वहां सरकार बनाई। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने हरियाणा में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी भी है। और उसी एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी ने वहां से मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया, बदल दिया। उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी का असर कम हो जाए। और कई तरह से अलग अलग ढंग से बीजेपी हरियाणा को 6 भाग में बांटकर अपनी रणनीति बना रही है ताकि विधानसभा चुनाव में उसे नुकसान न उठाना पड़े। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से बीजेपी को हरियाणा में नुकसान हुआ है उससे पूरी पार्टी कह सकते हैं कि डरी हुई है और उस डर के हिसाब से ही रणनीति बनाने में जुटी हुई है और विकल्पों को तलाश रही है और ढूंढ रही है कि आखिर किया क्या जाए। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि अब विधानसभा चुनाव में नुकसान हो। अगर विधानसभा चुनाव में फिर से नुकसान हो गया तो फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत टूट जाएगा। तो इस हिसाब से ही बीजेपी के नेता वहां के लिए रणनीति बनाए हैं। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है, आप भी सुनेंगे तो कह सकते हैं कि आश्चर्य होगा। हालांकि बीजेपी इस तरह की रणनीति बनाने में मास्टर है और बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं रोज ढूंढते ही रहते हैं। ये इस बार जो हरियाणा में बीजेपी जो रणनीति अपनाने जा रही है उन तमाम रणनीतियों में से एक जो सबसे प्रमुख है वो है जीटी रोड बेल्ट 30, यानी जीटी रोड 30। अब ये क्या है जीटी रोड 30? वो ये है कि बीजेपी ने निकाला है कि जो जीटी रोड के किनारे के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी संख्या 30 है, उसके लिए अलग रणनीति बनाओ। उसके पीछे कई वजह बीजेपी के रणनीतिकार बताते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन का जो असर है वो लोकसभा चुनाव पे हरियाणा में पड़ा और बीजेपी मानती है कि किसान आंदोलन हुआ और किसानों के असंतोष का नतीजा रहा, उनकी नाराजगी का नतीजा रहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में अच्छी सफलता उन्हें नहीं मिली, तो उसका असर अब विधानसभा चुनाव पे न पड़े। तो बीजेपी के नेताओं का मानना है, उनके रणनीतिकारों का ये मानना है कि जो जीटी रोड के दोनों तरफ के जो विधानसभा क्षेत्र हैं जो जीटी रोड पर पड़ते हैं वहाँ के लोग बाकी हरियाणा के लोग से अलग सोचते हैं। उनकी समस्याएं भी अलग हैं, उनकी मांग भी अलग है। अगर किसान आंदोलन होता है
और किसी तरीके का आंदोलन होता है, सड़कें अगर बंद होती हैं या राज्य पर उसका प्रभाव पड़ता है तो सबसे ज़्यादा उसका दुष्प्रभाव जीटी रोड के किनारे के लोगों पर पड़ता है। अगर सड़कें बंद हो गई तो उनका व्यापार भी ठप हो जाता है, उनकी किसानी भी ठप हो जाती है, वो बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो बीजेपी के पास एक सर्वे आई है कि जीटी रोड वाले बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसान आंदोलन हो, सड़कें बंद हो जाएं, दिल्ली तक उनका पहुंचना मुश्किल हो जाए या जो हरियाणा के अंदर मंडी है वहां तक पहुंचना उनका मुश्किल हो जाए। और सीधी सी बात हम सब लोग देखते हैं कि जब भी किसान आंदोलन होता है तो सड़कें बंद हो जाती है। शंभू बॉर्डर का उदाहरण सामने है। तो अब इस चीज़ का फ़ायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी ने अपने एक बड़े कार्यकर्ताओं की फ़ौज, जो मेरी जानकारी है कि लगभग 16,000 कार्यकर्ताओं की फ़ौज बनाकर इस 30 विधानसभा क्षेत्रों में अभी से ही उतारना शुरू कर दी है, जो लोग घर घर जाएंगे और उन्हें इस समस्या से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि आप सड़क के बगल वाले हैं तो आपकी समस्या भी अलग है, आपकी मांग भी अलग है, आपकी ज़रूरतें भी अलग हैं, इसलिए बाकी जगह की राजनीति से आपकी राजनीति भी अलग होनी चाहिए। तो ये जीटी रोड 30 जो रणनीति है इसे बीजेपी अमली जामा पहनाने में जुट गई है। 90 विधानसभा है पूरे हरियाणा में और उसमें से बीजेपी 49 जीतना चाहती है। तो इस जीटी रोड 30 के साथ साथ दक्षिण हरियाणा के 19 विधानसभा सीटों को भी बीजेपी ने चिन्हित किया है और वो इस ढंग से चिन्हित किया है कि जो क्षेत्र और जाति के हिसाब से है, इलाके के हिसाब से है, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा में गैर जाट की राजनीति को स्थापित करने की कोशिश की। और जब पहली बार मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय बीजेपी ने गैर जाट की राजनीति वहाँ की और उसमें बीजेपी सफल रही। दोबारा फिर से उसी ढंग की राजनीति बीजेपी ने की और उसे सफलता मिली। लेकिन इस बार की चूंकि राजनीतिक परिस्थिति अलग है तो बीजेपी के नेता अलग ढंग से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जो जाट पॉलिटिक्स है, जाटलैंड के तौर पर हरियाणा को पूरे देश भर में जाना जाता है, लेकिन जाटों की संख्या अगर बहुत ज़्यादा होगी तो 26% से ज़्यादा नहीं होगी। तो बाकी कौन से लोग हैं? तो गैर जाट लोग हैं। तो उन विधानसभा क्षेत्रों को छांट लिया गया है जहां गैर जाटों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे 19 विधानसभा दक्षिण हरियाणा की बीजेपी की तरफ से छांट लिए गए हैं और उसकी रणनीति अलग बनाई गई है और तमाम गैर जाट नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो गांव-गांव तक जाएं, ढाणी-ढाणी तक जाएं, लोगों के घरों तक जाएं और उन्हें बताएं कि जो राजनीति हरियाणा की है किस ढंग से उनके पक्ष में है। तो इस ढंग से बीजेपी हरियाणा को जीतना चाहती है और इसीलिए अलग ढंग की रणनीति बनाई है और काफ़ी ये अलग हटकर भी इसका नाम भी बीजेपी के नेताओं ने रखा है जीटी रोड बेल्ट 30, जिसको छोटे में अगर कहें तो जीटी रोड 30, जैसा मैंने पहले भी कहा। और ये इनकी संख्या 30 ही है और 46 चाहिए सीटें हरियाणा में सरकार बनाने के लिए और बीजेपी ने 49 यानी 49 सीटों का टारगेट किया है कि इतनी सीटें हमें जीत लेनी है। तो अब सवाल उठता है कि क्या जो बाकी बची हुई सीटें हैं क्या बीजेपी उस पर अभियान नहीं चलाएगी? क्या बीजेपी के नेता वहां नहीं जाएंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बीजेपी जब अपने चुनाव की रणनीति बनाती है और तैयारी करके नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारती है तो उसमें कहीं कोई भेद नहीं करती है। पूरे हरियाणा के लिए एक रणनीति बीजेपी ने बनाई है। जो बाकी सीट बच रहे हैं उसके लिए भी बीजेपी ने पुख्ता रणनीति बनाई है और उस पुख्ता रणनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही बीजेपी आगे रख रही है और वहां लोगों को अलग ढंग से समझाने और कन्विंस करने की बीजेपी कोशिश करेगी और वो है किसानों के एंगल से, यानी किसानों को संतुष्ट करने के एंगल से। यानी एमएसपी का मामला बीजेपी वहाँ पर चर्चा कर उठाएगी, फिर उनके लिए बाजार और सब्सिडी की बात बीजेपी वहाँ पर करेगी। हालांकि एक बात, जो मुफ्त की रेवड़ी और मुफ्त की घोषणा का बीजेपी विरोध करती है, तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी हरियाणा में इससे परहेज करने वाली है। यानी जब बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा तो उसमें भी बीजेपी मुफ्त की रेवड़ी बांटती हुई नज़र आएगी। इस तरह की जानकारी आ रही है क्योंकि हरियाणा में जिस तरह की राजनीति है उस वैसी स्थिति में बीजेपी के नेता यह मानकर चलते हैं कि अगर उससे दूरी बनाएंगे तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा। लेकिन इसमें सबसे रोचक और महत्वपूर्ण ये जीटी रोड 30 है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके पहले किसी राजनीतिक दल ने या किसी नेता ने हरियाणा को इस ढंग से नहीं देखा होगा कि जीटी रोड के किनारे की राजनीति अलग है और बाकी जगहों की राजनीति अलग है, इसलिए अलग रणनीति अपना लो। तो अब दिलचस्प ये होगा कि आगे विधानसभा चुनाव होने वाला है और मुझे लगता है कि कम से कम मेरी निगाह तो ज़रूर रहेगी और आप सब लोग ये जानने के बाद ज़रूर उत्सुक होंगे कि चुनाव होता है तो जीटी रोड के अगल बगल के विधानसभा क्षेत्र में क्या होता है, क्योंकि बीजेपी ने बिल्कुल अलग ढंग की रणनीति बनाकर अभी से ही अपने नेताओं को उतार दी। और यहाँ एक बात चलते चलते आप लोगों को बता दें कि जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया और नायब सिंह सैनी को लाया गया तो ये जीटी रोड बेल्ट वाले ही हैं और इसके साथ ही
अभी हाल फिलहाल में जो वहाँ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन बड़ौली, वो जीटी रोड बेल्ट वाले ही हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री जीटी रोड वाले ही, मनोहर लाल खट्टर भी जीटी रोड बेल्ट वाले ही थे। तो इस बार भी बीजेपी जीटी रोड की ही राजनीति हरियाणा में करती हुई नजर आएगी। तो फिर मिलेंगे कुछ नई बात और कुछ नई जानकारी के साथ।